नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पॉसिबल विद नवीन में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इससे पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे के सारे किसी न किसी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो जब आप इसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ाम जो हम लोग फैक्ट पढ़ते हैं, जो हम लोग वन लाइनर पढ़ते हैं और फैक्ट पढ़ते हैं, दोनों में कितना डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से आपको ऑप्शन दे करके पहले फंसाएगा, फिर क्वेश्चन के तरीके को अलग अलग तरीके से बदल के आपको फंसाएगा। तो हम लोग इसको बारी बारी से क्या करेंगे, इसको बारी बारी से एक एक करके एक एक ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इंडियन पॉलिटी में देखिएगा और अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो इंडियन पॉलिटी में ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 2, 4, 5 चैप्टर ही है जो इंडियन पॉलिटी में सबसे मेन है, जिसमें एक मौलिक अधिकार है, फिर संविधान वाला है पोर्शन जो है, फिर आपको पंचायती राज वाला पोर्शन है, फिर आपको संसद वाला पोर्शन जो है, भारत सरकार वाला पोर्शन है। वो सब मुख्य रूप से मतलब 5-6 मेन ही है जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से ये जो है मौलिक अधिकार वाला ये सबसे मेन है। तो आप लोग को इसको देखना है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में हर हाल में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता ही आता है। और अगर एग्जामिनेशन में मान लीजिए किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं भी आए तो ये जो है आपके जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जानना हर नागरिकों का कर्तव्य भी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए पूरा वीडियो। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और बताइए कि इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, और आपको कौन सा किस एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो कमेंट में बताइए, ताकि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कहता है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो कहने का मतलब इसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछा जा रहा है। आप लोग क्या एक काम करो, आप लोग एक कलम रख लो और एक कॉपी रख लो और साथ में नंबर दे करके खुद से भी बनाने का प्रयास करो और देखो कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। पहले ऑब्जेक्टिव देख लो जो हम पढ़ाए हैं पहला पार्ट में, और उसके बाद एक कलम रख लो, एक पेन रख लो बगल में, उसको बनाते जाओ और आंसर से मिलाते जाओ कितना सही होता है, और फिर कमेंट में हमको बताओ कि आपका कितना सही गया है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो देखिए आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो देखिए इसमें मान लीजिए कि आपको भारत के सभी न्यायालयों को बोल के आपको फंसा दिया एक ऑप्शन में। तो इसमें जो है मौलिक अधिकार को लागू करने का जो अधिकार दिया गया है या शक्ति दी गई है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकार क्या है। बाध्य योग्य, अबाध्य योग्य, लचीला, कठोर। तो मौलिक अधिकार जो है वो बाध्य योग्य है, ऑप्शन ए। तीसरा, जहाँ पर जिस क्वेश्चन को लगेगा हमको कि डिटेल में बताना है तो आपको हम डिटेल में भी बताते चलेंगे। कहता मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं और आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो देखिए आपका जो आंसर होगा डी, आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अब देखो इसके पीछे लॉजिक क्या होगा कि जैसे मान लीजिए, देखिए अभी दुश्मन देश से मान लीजिए कि हमारा युद्ध चल रहा है या किसी तरह का आपातकालीन स्थिति बना हुआ है और वैसी स्थिति में बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं। तो अगर
उधर से युद्ध चल रहा है, इधर से लोग अपना अपना मौलिक अधिकार इस्तेमाल करने लगेंगे, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि सरकार के पास दोहरी चुनौती होगी। अब मान लीजिए कोई इधर से युद्ध चल रहा है, इधर से कोई रोड जाम कर देगा, या मान लीजिए कोई आंदोलन कर देगा कि नहीं मेरा मौलिक अधिकार है, तो सरकार को दोहरे जगह पर लड़ना पड़ेगा। इसलिए क्या वैसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे ही आपातकाल का घोषणा होता है, मौलिक अधिकार जो होता है वो सस्पेंड हो जाता है। आपको खाली जीवन जीने का मौलिक अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिलेगा, दूसरा बाकी धीरे धीरे सब लोप हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको पहले ही बताए थे कि अनुच्छेद जो है 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका मतलब हो गया, ऑप्शन पहले देख लीजिए फिर मैं बताता हूँ डिटेल इसका। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, जिसमें क्या कहा गया है कि कानून की नज़र में सभी नागरिक बराबर है। कानून की नज़र में सभी नागरिक बराबर है, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। नागरिक तो बराबर ही है, लेकिन कानून भी सबके लिए बराबर है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 12, 13, 14, 15। तो फिर वही सेम चीज़ ही है, लेकिन इसको खाली पूछने का तरीका जो है बदल दिया है। इसका पहले वाला ही सेम क्वेश्चन है, लेकिन खाली पूछने का तरीका बदल दिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो देखिए पहले इसको देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए पहले। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 13। कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो देखिए इसमें कहा क्या, इसमें देखिए इसका आगे वाला क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है, पहले उसको देखिए फिर आपको हम डिटेल बताते हैं इसको। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो अनुच्छेद 13 जो है, अनुच्छेद 13 है, उसमें क्या है? अनुच्छेद 13 में है कि संविधान की सर्वोच्चता जो है वो किस पे लागू की गई है, कि किसमें संविधान सर्वोच्च है, नियम कानून से सर्वोच्च है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, उपरोक्त में से, सभी से। तो आपको यहाँ पर देखना है कि मौलिक अधिकार जो है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 यह वर्णन करता है कि मौलिक अधिकार जो है संविधान की सर्वोच्चता संविधान में सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में है कि वह जो है नियम कानून से भी ऊपर है, नागरिकों के मौलिक अधिकार। मतलब कहने का होगा कि कानून जो है सरकार जो है, या राज्य का हो या विधायिका हो, विधानपालिका का हो, कोई भी सरकार जो है वो ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो,
लोगों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या फिर उसको कम करता हो। ठीक है, नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। भिन्न वर्ग में, देखो जस्ट लाइक रीजनिंग टाइप में आपको फंसाने का कोशिश किया है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19। तो बोलिए कैसे। तो अनुच्छेद 14, 15, 16 जो है वो ये समानता के अधिकार के तहत आते हैं, जबकि अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21। तो आपको हम बताए थे कि 14 से 18 समानता के अधिकार, 18 से 19 से 22, 19 से 22 स्वतंत्रता का, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29-30 शिक्षा संस्कृति वाला अधिकार और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो याद रखिएगा इसको भी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। समानता का अधिकार जो भी जस्ट रिपीट किया हम आपको, अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 13 से 17। तो सोचिए कितना क्वेश्चन को कंफ्यूज करके और घुमा घुमा के एक ही चीज़ पूछता है बार बार। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 14 से 18। फिर कहता है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो आपको देखिए ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता। तो यहाँ पर आर्थिक समानता जो है वो मौलिक अधिकार में नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, जिसके तहत क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों एवं जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता है। तो ये हो गया इसका थ्योरी, लेकिन क्वेश्चन में देखो कैसे घुमा के पूछ रहा है आपको कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित नहीं है। तो अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 17, 19, 23, 24 सेम क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका खाली डिफरेंस है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 24। फिर कहता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। फिर देखिए सेम क्वेश्चन है, खाली इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है। क्वेश्चन पूछने का तरीका, जो क्वेश्चन पूछने का जो सेंटेंस है वो बदल दिया है। अब सोचिए एक ही क्वेश्चन है, उसको कितने तरीके से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में बार बार लेने का मेरा मतलब यही है कि आपको दिखाना, आपको बताना कि कैसे कैसे करके आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो इस तरह से अगर आपको प्रैक्टिस सही से रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, डी। फिर कहता है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है। फिर से वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका खाली बदल दिया है। तो 17, 19, 24, 25। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, सी। फिर कहता है कि आईसीसीपीआर के अनुच्छेद के द्वारा बाल अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। क्वेश्चन वही फिर से मैं इसमें आपको आईसीसीपीआर डाल के आपको कंफ्यूज किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद
35, 24, 21, 23। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। सेम कितने तरीके से पूछा। अगला नेक्स्ट, कहता है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, 17, 19। तो देखिए, तो अनुच्छेद आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अस्पृश्यता, देखिए क्वेश्चन वही है, केवल आपको घुमा के थोड़ा सा पूछ दिया है। तो देखिए अनुच्छेद 16, 17, 18, 15। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता बोले तो कहीं कहीं मान लीजिए दे देगा छुआछूत, तो अस्पृश्यता छुआछूत एक ही है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। वही क्वेश्चन सेम फिर से देखिए, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुच्छेद 17। अब देखिए थोड़ा पैटर्न बदल दिया है पूछने का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अस्पृश्यता उन्मूलन से, खाद्य सुरक्षा से। तो आप देखिए कि एक ही क्वेश्चन को, एक ही फैक्ट को कितने तरीके से पूछा जाता है। अब थोड़ा सा भी अगर आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तो आपसे गलत होने का हाईली चांस रहेगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पृश्यता उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा, तो ऑप्शन सी। अब देखिए भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अब देखिए लाया है अस्पृश्यता हटा के अब ला दिया का छुआछूत। तो अनुच्छेद 18, 17, 16, 15। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही कोई मैं अपने घर से उठा के नहीं लाया हूँ, ये सारे का सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 5 बार पूछा जा चुका है। तो वो क्वेश्चन सारे हैं। तो ऑप्शन तो आप जान ही गए हैं, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। इसका डिटेल आप लोग देखिएगा। जब डिटेल, इसका पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 देखने के बाद आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको पूरा उसमें पूरा एक एक चीज़ का एक एक डिटेल में बताए हम। तो उसको देख के इसको कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। अब देखो इसमें वो पहला क्या था इसका, देखो पहला था संबंधित है, इसमें क्या है आश्वासित करता है। तो अनुच्छेद 16, 19, 22 और 31। तो ऑप्शन हो जाएगा 19, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत का संविधान अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। देखिए अब ये और थोड़ा क्लोज गया है। अब 19 में भी किस उपखंड में है, तो अब देखिए 19 तो सब में कॉमन है, 19 के 1 भी सब में कॉमन है। अबसदा इसको ऐसा कर दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 19 के 1 के ए, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है। देखिए इससे पहले जो 3-4 क्वेश्चन जो पूछा, वो पूछा क्या कि प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड। अब उसी क्वेश्चन को घुमा दिया थोड़ा सा, अब कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो 14, 19, 21।
तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 19, 21, 25, 29। मतलब आप अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, या दोनों मनपसंद, लड़का है या लड़की है, दोनों अपने मनपसंद से शादी कर सकता है। तो यह संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमको मौलिक अधिकार देता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 21। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो 19, 21, 20, 22। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है आपको किस में है? तो आपका है अनुच्छेद 21 नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो सिख लोग जो हमारे सिख भाई लोग जो हैं वो कृपाण किस अनुच्छेद के तहत धारण करते हैं? तो अनुच्छेद 25, जिसमें यह भी कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका पूजा पाठ कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो देखिए आपका आंसर होगा धर्म की स्वतंत्रता से। अगर आपको इसमें मोटा मोटे जो बताए हैं अगर वो भी याद होगा तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पकड़ा जाएगा कि 14 से 18 समानता के अधिकार, 18 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है? 25। तो धर्म की स्वतंत्रता, बाकी 3 ऑप्शन अलग अलग हैं। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। कहता भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार है? ये क्या था? तो देखिए 33। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जो 31 अनुच्छेद 31 नहीं है, अनुच्छेद 30 है। ये अनुच्छेद 30, ये एक मिस्टेक हो गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का जिम्मेवारी किसको है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। तो ये दोनों क्या हैं? तो न्यायपालिका के अंग हैं। तो ऑप्शन ए। ये बार बार ऐसे कैसे हो जा रहा है जी? नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना गया है? तो संसद, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति। तो देखिए ये हो जाएगा आपको उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो कहने का मतलब क्या होगा कि आपको हम बताए थे कि जब क्या होता है कि जब भारतीय संविधान ने आपको बहुत सारा मौलिक अधिकार दिया, लेकिन जब मान लीजिए कि आपका मौलिक अधिकार का हनन होगा तब आप क्या कीजिएगा? तो वैसी स्थिति में भारतीय संविधान ने
मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह पावर दिया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। तो वैसी स्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ये पावर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को कि वह इसके संबंध में रीट आदेश या प्रलेख जारी करे। तो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है 32 के तहत और उच्च न्यायालयों को दिया गया है अनुच्छेद 226 के तहत। निम्नलिखित में से एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 के तहत है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी, 39 का सी। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया या कोई भी अथॉरिटी जो है वो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस व्यक्ति को लगता है कि वह जो है गलत तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है, उसने कुछ भी नहीं किया है और उसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है या फिर उसको बिना मतलब के गिरफ्तार किया गया। तो वैसी स्थिति में वो न्यायालय के सामने याचिका दायर करेगा। तो न्यायालय जो है वो गिरफ्तार किए गए करने वाले अधिकारी को टाइम देगा कि आप आ करके बताइए कि व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया, उसके गिरफ्तारी के कारण की जांच करेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से ने संविधान की मूल संरचना, सिद्धांत, बुनियादी ढांचा का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया। तो 40 का, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें क्या कहा गया कि भारत का जो संसद है संविधान का जो मेन पार्ट है उसमें जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको देखिए संपत्ति का अधिकार जो है पहले ये मौलिक अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार के सूची से निकाल करके इसको एक वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया है, ऑप्शन सी। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपका है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो देखिए अभी यहीं पे आया, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या किया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 के ए के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए क्वेश्चन कितने तरीके से आपको घुमा फिरा के पूछता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो आपको अभी हम बताएं कि संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो आपका देखिए आंसर जो होगा विधि के समान संरक्षण का अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कानून मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त
नहीं है। तो ये कौन सा मौलिक अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए इसमें जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आप ये नहीं है कि भारत में आकर कुछ भी बोलिएगा, तो वैसा नहीं चलेगा। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्या है, अनुच्छेद 21 में व्यवस्था किया गया, अनुच्छेद 19 के 1 का में कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी आयु वर्ग के बच्चों को राज्य जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो ये मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन बी 48 का। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 दिसंबर 2010। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि वो कौन सा अधिकार है जब आपातकाल की स्थिति में भी उसको हटाया नहीं जा सकता है? तो देश के किसी भी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता का अधिकार, वित्तीय आजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो हो जाएगा बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? बौद्ध, जैन, पारसी, सिख। तो इसमें से कौन है जो हिंदू नहीं माना गया उसको? तो पारसियों को हिंदू नहीं माना गया। ऑप्शन सी। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो आपको हम बताए थे अनुच्छेद 20 के 3 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजक और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 20। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदान की गई है? तो देखिए ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए आप अधिकतम कितने दिन तक बंदी रख सकते हैं? तो 1 महीना, 6 महीना, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, 9 महीना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? 57। तो 57 का हो जाएगा बी, 1976। तो धन्यवाद, आपने अपना टाइम दे करके इसको देखा। तो सबसे पहले इसको पार्ट 1 देख लीजिए बढ़िया से, फिर पार्ट 2 में आके देखिए। तो धन्यवाद। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है।